नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हिंदी विषय के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसका पहला टॉपिक देखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार को समझने से पहले हमें कुछ व्याकरणिक तथ्य समझने होंगे और उससे हमें पता चलेगा कि जो वर्ण या ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, ये किसके भाग हैं। आइए देखते हैं। व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विग्रह या विश्लेषण करना, यानी कि किसी को या किसी वाक्य को विग्रह करना या उसका विश्लेषित रूप लिखना ही क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप के बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। यानी कि अगर व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं है तो हम उस भाषा के शुद्ध रूप में उच्चारित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए हमें भाषा की व्याकरण की समझ होना अति आवश्यक है। व्याकरण भाषा का अनुगामी होता है, अर्थात जो व्याकरण होता है व्याकरण जो होता है यह भाषा का अनुगामी होता है। यानी कि जो भाषा होती है उसी से उसका व्याकरण बनता है। भाषा का निर्माण व्याकरण के आधार पर नहीं होता है। भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद भाषा के आधार पर उस भाषा के व्याकरण का निर्माण होता है। यानी कि पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद में भाषा के बेस पर ही उसकी व्याकरण का निर्माण होता है। जो भाषा है वह संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। यानी कि जो भाषा है उसकी सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। जो ध्वनि और जो वाक्य है आपका, इसका क्रम देखेंगे कि यह किस प्रकार से विस्तृत होता है। जैसे ध्वनि या वर्ण दोनों एक ही हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आता है आपका अक्षर, अक्षर के बाद पद, पद को ही शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि या वर्ण है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई आप बना सकते हैं वाक्य। व्याकरण के भाग देखेंगे। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण या ध्वनि, शब्द और वाक्य। इस तरह हमारा जो व्याकरण का भाग है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वर्ण, ध्वनि, शब्द और वाक्य। तो हमें पढ़ना है वर्ण और वर्ण के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो वर्ण होता है यह ध्वनि का लिखित रूप होता है तथा जो ध्वनि होता है वह वर्ण का उच्चारित रूप है। यानी कि यह एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि जो वर्ण होते हैं आपके, जितने भी आ से लेके ज्ञा तक के जितने भी वर्ण हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होंगे? 45 वर्ण। और लेखन के आधार पर कितने होंगे? 52। अच्छा, जो 45 वर्ण होते हैं अपने, ये कौन कौन से? 10 तो स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे। इसी तरह से जो लेखन के आधार पर यानी जो लिखते हैं उसके आधार पर 52 वर्ण हैं। उनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। इनकी विस्तृत चर्चा भी अपन आगे करने वाले हैं। वर्ण। वर्ण को क्या है? वे मूल ध्वनियाँ जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाते हैं।
अभी अपन ने पिछला पढ़ा है, पिछले उसमें पढ़ा है अभी कि जो वर्ण होता है यह सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इसके हम खंड नहीं कर सकते। जो वर्ण होता है या ध्वनि है यह दो प्रकार की होती है, एक तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर, अब हम स्वर के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं वह अन्य दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। इनकी कुल संख्या या परंपरागत संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। जबकि उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 10 या 11, मैंने यहाँ दोनों संख्याएं लिखी हुई है। कुछ विद्वान जो हैं वह ऋषि को स्वर नहीं मानते हैं और कुछ विद्वान ऋषि को स्वर मानते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, दो एक साथ ऑप्शन नहीं रहेंगे। और अगर मान लिया जाए कि अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो इसमें अपने को क्या करना है? 11 जो है उसके ऊपर टिक करना है। देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये आपके 11 वर्ण हैं, यानी कि अगर ऋषि हटा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 10, और अगर ऋषि को जोड़ दिया जाए तो कितने स्वर हो जाएंगे? 11। इसमें जो अम और आहा है यह होते हैं आपके आयोग वहा। आयोग वहा का मतलब क्या होता है? आयोग मतलब कि जो योग्य नहीं है, यानी कि जो योग्य नहीं है वह मतलब होता है ढोना, यानी कि जो योग्य नहीं है फिर भी उनको क्या किया जाता है? ढोया जाता है, उन्हें कहा जाता है आयोग वह। आयोग वह में जो अम है यह आपका अनुस्वार, जिसे हम क्या बोलते हैं? नासिक। और आहा जो होता है यह होता है आपका विसर्ग। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? संस्कृत भाषा में अधिकतर प्रयोग किया जाता है इसका। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और जाति के आधार पर। अब इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: हर्ष स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं? यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनको उच्चारित करने में मात्र एक मात्रा का समय लगता है। वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋषि। यानी कि हर्ष स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अब री के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो री है इसका उच्चारण री के रूप में किया जाता है। रा में ई की मात्रा री। अब इसका जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो रा प्लस ई, अर्थात रा क्या है आपका यहाँ पे व्यंजन है और ई स्वर का संयुक्त रूप है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे: ऋषि, पृथ्वी, कृपा, मृदा। इस तरह से जितने भी होंगे जिसमें री का प्रयोग होगा आदि रूप से लिखते हैं। इसलिए कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन अपने को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो अपने को री को स्वर मानना है। इस तरह से स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? 11 रहेगी। अब हमने जो दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, पहले हमने मूल या ह्रस्व स्वर पढ़ा था, इसके बाद अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, यानी कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय जिसमें लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें
द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें दो मात्रा का समय लगता है। इनमें दो स्वरों की क्या होती है, संधि होती है। अच्छा, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इनको देख लो। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, यानी कि जो मूल स्वर हैं आपके, उनको छोड़ने के बाद जो बचते हैं अम आहा को छोड़कर, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, दीर्घ स्वर होंगे। जैसे आ है, आ किस किस से मिलके बनता है, छोटा आ प्लस आ, यानी कि इन दोनों के मेल से क्या बनता है आपका आ। ई जो बनता है वह छोटी प्लस छोटी, यानी कि दो हस्व स्वर के मेल से बन गया ये भी ऊ, या छोटो प्लस छोटो, इन दोनों के मेल से क्या बना आपका बड़ो ऊ। ए जो बनता है आपका, ए किस किस से बनता है, अ के साथ ई या आ के साथ बड़ी। और नेक्स्ट आपका इसमें बड़ा प्लस ई या बड़ा प्लस बड़ी, यानी कि ए जो बनता है आपका छोटा और बड़ा के साथ छोटी और बड़ी ई के मेल से बनता है। और जो आपका आई बनता है वो किससे बनता है, आ और ए के मेल से, या बड़ा या ए के मेल से। ओ किसके मेल से बनता है, आ और ऊ के मेल से, या फिर इसमें बड़ो ऊ लग जाएगा। और यहीं पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ आ से ऊ, और इसमें आप बड़ा और ऊ लगा दीजिए, उसके मेल से भी ओ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बड़ा और ऊ लगा दीजिए, इसके मेल से भी ओ बन जाएगा। दीर्घ स्वर जो होते हैं इनमें से चार जो होते हैं आपके संयुक्त स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। अब नेक्स्ट है अपना प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में मूल ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है ना, उन्हें भी प्लुप्त स्वर ही कहते हैं। जैसे ओम, राम, यानी कि जो जैसे हमने बोला राम, तो राम, तो इसके बीच में जो गैप है इसी को बोला जाता है आपका प्लुप्त स्वर, जो मात्रा है आपकी, यानी कि जिसमें कोई नाम आ जाता है, सीधा सीधा ये समझिए कि जिसमें कोई नाम आ जाता है वो आपके प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी वर्ण या मात्रा के आधार पर देखें वो भी 3 प्रकार के, जीभ और प्रयोग के आधार पर देखेंगे वो भी 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या है, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर यानी कि जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे आ को क्या कहा जाता है, इसका एक नाम और है शहीद वर्ण। पश्च स्वर यानी कि जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग जिसको बोलने में किया जाता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। आ, ऊ, ओ, औ, ओ। जो ये है इसको ध्यान रखना है, ये आ के ऊपर ये चंद्र बिंदु है ये वाला, इसे आगत वर्ण या अंग्रेजी वर्ण भी कहा जाता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ओ, इसको भी ओ ही पढ़ते हैं। ये ओ ये भी है और ओ ये भी है। तो पश्च स्वर कौन कौन से हो गए आपके, आ, ऊ, ओ, औ, ओ। इसका ध्यान रखना है, जो ओ है ये वाला, इसे आगत वर्ण या अंग्रेजी वर्ण भी कहा जाता है। मध्य स्वर में आपका आ आएगा जिसे शहीद वर्ण कहा जाता है। अग्र स्वर में आपका ई, ए, ऐ, ये वाले होते हैं आपके। अब आता है आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर कैसे, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ वर्णों को जब हम बोलेंगे तो हमारा जो मुख या होंठ है वह क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, पूरा खुल जाता है, या किसी में आधा खुलता है, या किसी में बंद रहता है, या जिसमें और किसी में आधा बंद रहता है। जैसे
मुख द्वार के खुलने के आधार पर या जीभ के उठने के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है: विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। इनकी इंग्लिश में भी मैंने नाम लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे विवृत या ओपन, जैसे आ बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? आ, तो इसमें आपका क्या होगा? पूरा मुंह खुल जाएगा। अर्धविवृत यानी कि जिसमें आधा मुंह खुलेगा, जैसे ऐ, औ, ओ। अब है आपका संवृत। संवृत मतलब होता है क्लोज, यानी कि मुंह पूरी तरह नहीं खुलता इसमें। ई, उ, ऊ। आप बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा किस वर्ण में मुंह क्लोज रहता है, किस में ओपन रहता है। नेक्स्ट है आपका अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में यानी कि जिसमें आधा खुला रहता है, जैसे ए, ओ। नेक्स्ट है होंठ की स्थिति के आधार पर। होंठ की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आवृतमुखी और एक होता है आपका वृतमुखी। आवृतमुखी क्या होते हैं? यानी कि जिसमें जो आपके होंठ हैं यह पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, और व्रतमुखी में क्या होंगे? आपके होंठ जो होते हैं पूरी तरह से गोल हो जाते हैं। कौन कौन से आवृतमुखी में? जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। और व्रतमुखी में कौन कौन से होंगे? ऊ, ओ, औ, ओ। आप बोलोगे इनको तो जो व्रतमुखी है इनमें क्या होगा? आपका मुंह या होंठ जो हैं आपके गोल हो जाते हैं। और आवृतमुखी जो होंगे वो कौन कौन से हैं? कि आ, ई, ए, ऐ, है ना। इनमें क्या होगा? आपका मुंह या होंठ जो होता है वो गोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर। नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से बांटा गया। एक होता है आपका निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, और एक होता है आपका अनुनासिक स्वर। अच्छा, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर क्यों कहा जाता है? यानी कि इनको आप मुंह से मुंह से हवा निकलती है इनके उच्चारण करने में, है ना। और जो अनुनासिक होता है उनमें क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। यही अंतर है सिर्फ। यानी कि जो निर्नुनासिक होता है उसके उच्चारण में हवा जो होती है वह मुंह से निकलती है, और अनुनासिक जो होते हैं उनसे जो हवा होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक कौन कौन से हैं? जैसे कि आ, ए, ऐ, है ना। अब इसमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि एक वर्ण पर 2 मात्राएं नहीं होती है। जैसे ये लिखा ऐ, ऐ में अब यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाया अपन ने, क्या करा? सिर्फ एक डॉट या बिंदु ही लगाया है। और अगर इन पे से चंद्र बिंदु हटा दिए जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? मौखिक स्वर या निर्नुनासिक बन जाते हैं। ये पूरे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इनके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो क्या बन जाएंगे? अनुनासिक। और अगर चंद्र बिंदु हटा दिया गया तो क्या बन जाएंगे? निर्नुनासिक या मौखिक। इजी है ये तो। इसके बाद आता है आपका घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो स्वर होते हैं उसमें एक ही प्रयोग होता है। क्या? सघोष या घोष, है ना। घोषत्व के आधार पर स्वरों को किस में डिवाइड किया गया है? सघोष या घोष। इसमें अघोष वर्ण नहीं होते हैं। सघोष में कौन कौन से, यानी जितने भी स्वर ध्वनियाँ होती है जितनी भी, वह क्या होती है? सघोष या घोष होती है। तो आपको पता है आ से लेके आहा तक जो हो गया, है ना, जितनी भी स्वर ध्वनियाँ वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? सघोष या घोष में आ जाएगी। अघोष का जिक्र अपना जो होगा वह होता है व्यंजन में। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार से रहता है, लेकिन अपना जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण इनके उच्चारण में क्या होता है? हवा मुंह से कम निकलती है। प्राण का मतलब क्या होता है? हवा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से हवा कम निकले वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और जो ये महाप्राण है इसका प्रयोग हम किस में? व्यंजन में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। ये हम पीछे देख चुके हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर
कौन से होते हैं। नेक्स्ट है आपका जाति के आधार पर। जाति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सजातीय स्वर और एक होता है आपका विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, यानी कि जो जोड़े में एक जैसे दिखें, सिर्फ मात्राओं का अंतर हो, वो सब क्या कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। यानी कि देखो इधर आ और आ दोनों सेम उच्चारण है, सिर्फ इसमें किसका अंतर है, मात्रा का अंतर है। ई इसमें भी ई, ये बड़ी ई है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। ऊ इसमें भी सिर्फ मात्रा का अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जोड़े आपस में एक ही उच्चारण या एक ही ढंग से उच्चारित होते हैं उसे हम सजाती कहते हैं। और विजाति में क्या होता है, जब अलग अलग उच्चारण होता है, जैसे अ ई, यानी कि दोनों अलग अलग जोड़े, जो ये वाले जोड़े हैं आ और ई वाला, ये दोनों भिन्न हैं, यानी कि जहाँ पर दोनों के दोनों वर्ण अलग अलग हो और उनका उच्चारण भी अलग अलग हो। और सजाती में क्या होता है कि वो दिखने में एक जैसे रहेंगे, सिर्फ मात्राएं ही लगी होगी उनमें, है ना, और एक ही उच्चारण होता है। अब आता है थोड़ा सा मात्रा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मात्रा कितनी होती है आपकी, मात्रा होती है 10, लेकिन स्वर कितने होते हैं, 11। क्यों, क्योंकि जो आ होता है आपका, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और अभी मैंने पीछे बताया था कि एक साथ एक वर्ण में दो मात्राएं कभी नहीं लगाई जाती है ना। अब अक्षर देख लेते हैं, अक्षर, वर्ण और वर्ण विन्यास थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नीलेश, क्या लिखा है, नीलेश। अगर नीलेश में आपसे पूछा जाए कि अक्षर कितने हैं, तो 3 हैं, नी ले श। अगर आपसे इसमें वर्ण पूछ लिया जाए तो कितने हैं, इसमें टोटल वर्ण है 6। कौन कौन से, न, ये आधा है हलंत, और इसमें ये स्वर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें व्यंजन और स्वर दोनों की गिनती होती है। और अक्षर में क्या होता है, पूरा वर्ण ही, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों की गिनती एक साथ हो जाती है, वो होता है आपका अक्षर। और जो वर्ण होता है, इसमें स्वर अलग कर दिया जाता है और व्यंजन अलग कर दिया जाता है। जैसे न प्लस ई, इसमें नी था तो इसमें ई जो आपका स्वर है इसको हटा दिया गया। जैसे ले, तो ला अलग कर दिया और ए की मात्रा अलग कर दी। और श जो है, इसमें आ का उच्चारण है श, तो इसमें आ स्वर अलग कर दिया गया। तो इस तरह से इनकी गिनती कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपके वर्ण नीलेश में कितने हो जाएंगे, 6, और अक्षर हो जाएंगे आपके 3। आयोगवाह जो हैं इनको देख लेते हैं। जो आयोगवाह है, कौन कौन से होते हैं आयोगवाह, आपके स्वर वर्णों में 2 आयोगवाह वर्ण होते हैं। कौन कौन से, अम और आह। इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। इनको आयोगवाह नाम किसने दिया, जो अम और आह जो 2 वर्ण हैं, इनको इनको नाम दिया है आयोगवाह किशोरीदास वाजपेयी ने। अब देखेंगे हम स्वरों का उच्चारण स्थान। इनसे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु या ओष्ठ कंठ। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण कौन से हैं, तालु से उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण कौन से हैं। इनको देख लेते हैं। जैसे कंठ है, कंठ से कौन से स्टार्ट होंगे, यानी कि जिनमें जो आपका कंठ है उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, वो होता है आपका कंठ। जैसे जब बोलोगे तो यहाँ पे जो आपका कंठ है इसके ऊपर लोड पड़ेगा। अब आता है तालु। तालु से कौन से उच्चारित होते हैं, ई। ओष्ठ से ऊ। मूर्धा से ऋषि। अब है कंठ और तालु, यह जिनसे दोनों के द्वारा उच्चारित होते हैं, कंठ और तालु से कौन से वर्ण हैं, ए ऐ। ओष्ठ और कंठ से ओ औ। एक बार और इनको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कंठ हो गया, कंठ से आ, तालु से ई, ओष्ठ से ऊ, मृधा से ऋषि। कंठ और तालु से ए ऐ, ओष्ठ और कंठ से ओ औ। इस तरह से आपका ये पूरा
स्वर वाला चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं हम व्यंजन। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? यानी कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और स्वर में क्या देखा था कि जो स्वतंत्र अस्तित्व में पाए जाते हैं, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। व्यंजन में क्या होता है, ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं और जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि बिना स्वर के द्वारा व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, क। जब हम क बोलेंगे तो इसमें लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही? आ की। और जब इसको अलग अलग कर दिया जाएगा तो जो आपका का है ये आपका व्यंजन होगा, जिसमें हलंत लग जाएगा नीचे, वो हो जाता है आपका व्यंजन। और जो ये आपका रहा आ, ये क्या हो गया आपका स्वर। यानी कि व्यंजन वह है जिनको कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। इनकी मूल संख्या कितनी है? व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 33। आपसे मूल संख्या पूछ ले या परंपरागत रूप से संख्या पूछ ले तो दोनों ही क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी कुल संख्या पूछे तो कितनी? 35 या 39। 35 या 39। अब हम इनको देखेंगे कि किस स्थिति में इनके 35 होते हैं और किस स्थिति में इसके 39 होते हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ऑब्जेक्ट में आपका 35 आ रहा, हो सकता है आगे आपको 39 भी ऑब्जेक्ट में दे दे, क्योंकि इन दोनों में से एक ही देगा, दो नहीं देगा वो। देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये व्यंजन जो होते हैं आपके। इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? व्यंजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? स्पर्श या वर्गी या मूल व्यंजन, है ना। नेक्स्ट आपका अंतस्थ व्यंजन और आपका एक है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनके नाम याद रखना है आपको, स्पर्शी बोल दो या वर्गी बोल दो या मूल व्यंजन बोल दो। इसी तरह ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अंतस्थ का तो ये एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपके जो अब स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं इनको देख लो। जो का से लेके माँ तक के वर्ण होते हैं, कहाँ से? का से लेके माँ तक का वर्ण, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्शी, वर्गी या मूल व्यंजन, है ना। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4, श, 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 ह। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूल स्पर्शी व्यंजन, ये तो आपके कुल स्पर्शी व्यंजन होगा। कितने हो गए कुल स्पर्शी व्यंजन? 25। और अगर मूल स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो कितने होते हैं? 16। यह भी अपन आगे देखेंगे चार्ट में कि कौन कौन से मूल स्पर्शी व्यंजन है और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है या कौन कौन से संघर्षी व्यंजन है। अभी ऊपर चर्चा की थी कि कुल जो व्यंजन होते हैं आपके 33 होते हैं और 39 भी होते हैं और कहीं कहीं पर 35 भी होते हैं, है ना। तो इनको देखें कौन कौन से जो होते हैं किस स्थिति में 33 होते हैं, किस स्थिति में 35 होते हैं और किस स्थिति में 39 होते हैं। 33 देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि स्पर्शी व्यंजन हो गए आपके। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन तीनों को मिलाकर कितने हैं आपके? 33। स्पर्शी व्यंजन कितने बताया अभी मैंने? 25 और मूल स्पर्शी 16। तो आपके स्पर्शी कितने हो गए? 25 और अंतस्थ कितने हो गए? 4 और आपके ऊष्म हो गए 4। तो इन सभी की गिनती कितनी हो गई? टोटल 33 वर्ण की। अब आता है आपका 35 वर्ण किसे कहते हैं ना, मतलब किस स्थिति में आप 35 वर्ण बोल सकते हो। जैसे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इसमें जो द्विगुण वाला है वर्ण है यह बढ़ गया ड और ढ, है ना। इनके ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे अभी पीछे। सिर्फ आप इनको समझिए अभी कि 35 कौन कौन से हैं आपके। तो कौन से? स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण। स्पर्शी कौन से हैं? का से लेके माँ तक। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, या, रा, ला, वा। ऊष्म कौन से? 4, स, श, श, ह। और द्विगुण में ड और ढ। इस तरह से 35 वर्ण हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका 39 किस स्थिति में होते हैं ये देख लो। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण और संयुक्त। संयुक्त कितने आपके? 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इस तरह से आपके 39 वर्ण हो गए। 25 आपके स्पर्शी,
4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, द्विगुण 2 और संयुक्त 4। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 39। अब देखते हैं आगे इनका वर्ग, व्यंजनों का वर्ग। व्यंजन वर्ग जो होते हैं कितने होते हैं? 5 व्यंजन वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क, च, ट, त, प। यानी कि जो आपके स्टार्टिंग वाला वर्ण है उसी से ही इनका वर्ग बनाया गया है। इनके अब उच्चारण स्थान देखेंगे, उसके बाद अघोष सघोष देखेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब इस चार्ट में द्वारा हम समझेंगे। वर्ग, वर्ग में कौन से? क, च, ट, त और प। कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। उनका उच्चारण स्थान, का का किससे होगा? कंठ से, चा का तालु से, टा का मूर्धा से और ता का दंत से और पा का ओष्ठ से। इनको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे क है और यहाँ पर क्या लिखा? का से कंठ और का से का, यानी कि जितने भी का वर्ग वाले रहेंगे सारे के सारे क्या होंगे? कंठ होंगे। इसी तरह से ये देखो आप त, इसमें देखो आप दंत, इसके लास्ट में क्या है? ता और ये ता, यानी कि ता वर्ग वाले जितने भी होंगे वो किस में आ जाएंगे? दंत में आ जाएंगे। पा, पा वाला तो आसान है, जब भी आपके दोनों होंठ मिल जाते हैं एक दूसरे, प, फ, ब, भ, म, तो इस वर्ण वाले पा वर्ण वर्ग वाले जितने भी होंगे वो किस में आ जाएंगे? ओष्ठ में। अब बचे आपके दो, टा जो होता है आपका मूर्धा और चा होता है तालु। अब इनको एक एक करके देखते हैं। कंठ से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है कौन कौन से होते हैं? तो का वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं उन सब का किससे उच्चारण होगा? कंठ से। क, ख, ग, घ, इंग। च तालु से, च, छ, ज, झ, य। मूर्धा से, टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें जो आपके द्विगुण व्यंजन है ये भी इसी में आ जाएंगे, ड और ढ। इन दो ये सेम है, सिर्फ इसमें क्या लगा हुआ है? नीचे बिंदी लगी हुई है। और दंत में जो ता वर्ग रहेगा आपका वो आ जाएगा त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ में आ जाएगा आपका पा वर्ग वाला, प, फ, ब, भ और म। इसमें से अब अघोष देखेंगे और सघोष देखेंगे। अघोष कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इसमें जैसे आ लिखा है, ये आ से होता है अघोष, तो आ से ही इसका आप याद रख सकते हो कि आगे के दो, आ से आगे और आ से अघोष, यानी कि आगे के दो रहेंगे वो क्या होंगे? अघोष। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है ना। इसी तरह सघोष या घोष कौन से होंगे? जो पीछे के 3 बचे हुए हैं, ग, घ, इंग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ये होते हैं आपके अघोष, सॉरी सघोष या घोष। और अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है कि इनको भी अल्टरनेट करना है। जैसे फर्स्ट स्टार्ट होता है आ से अघोष हो गया और आ से ही अल्प प्राण हो गया, तो जो आपका फर्स्ट वाला रहेगा वो क्या होगा? आपका अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है आपका अल्प प्राण, और जो आपका दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो होता है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिसमें कि हवा जो है तेज निकलती है, यानी कि जिनके उच्चारण वर्ण से हवा जो है तेज निकलेगी वो महाप्राण। और अल्प प्राण यानी कि जिसमें कम निकलेगी, है ना, यानी कि जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगी वो होता है आपका महाप्राण, और जिसमें कम हवा निकलेगी वो होता है आपका अल्प प्राण। इसमें जो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण आ गए आपके कितने हैं? ये काउंट कर सकते हो आप, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए किसमें? इस वर्गीय व्यंजन में, है ना। और उसके बाद जो सघोष हैं ये आपके पीछे के 3 हो गए। जो आपका लास्ट वाला वर्ण है, लास्ट वाला, इसमें क्या है? ये होता है आपका नासिक की वर्ण होता है। कौन कौन से? इंगा, या, अणा, ना या मा। ये हो गए आपके पांचों क्या? नासिक की वर्ण। जो ये नासिक की वर्ण है इनको क्या कहा जाता है? द्विस्थान्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? द्विस्थान्य वर्ण। क्यों कहा जाता है इनको द्विस्थान्य वर्ण? एक तो इनका स्थान क्या है?
नासिक के का है। और दूसरा क्या है, ये जितने भी अपन ने वर्ग पढ़े हैं क च ट त और पा, इनमें भी इनका स्थान है। इनमें इनका स्थान कितना है, 5वां स्थान है इनका। और एक होगा आपका नासिक की, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्विस्थानी वर्ण कहा जाता है। सामान्यतः जो होते हैं आपके व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो आप। स्पर्शी, स्पर्शी क्या होते हैं, का से लेके माँ तक का, है ना। अनुनासिक जो होंगे वो इंगा, या, अणा, ना और माँ। इसमें अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप, जो मैंने बताया था कि मूल व्यंजन, मूल स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और मैंने बताया था 16। तो कौन कौन से होंगे 16 वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क ख ग घ, मतलब का से लेके घा तक। तो 4, ये 4, 8, 12 और 16। मतलब का से जो आपका का वर्ण है, इसके स्टार्टिंग के 4 नासिक के छोड़ना है। इस तरह तालु के 4, इसमें नासिक के छोड़ना है। मूर्धा में भी 4 और दंत में भी 4, और ओष्ठ वाला जो है इसको पूरा का पूरा छोड़ना है। इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4 हर वर्ग के 4 4, और जो ओष्ठ वर्ग है उसको छोड़ना है आपको। तो इस तरह आपके जो मूल स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने हैं, 16 हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन के प्रकार। सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श, स्पर्श अभी देखे अपन ने का से लेके माँ तक, इनकी संख्या है 25। अनुनासिक कौन से होते हैं, या, अणा, ना, मा, यानी कि जो आपका 5वां वर्ण होता है वो आपका अनुनासिक या नासिक की कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन अभी देख लिए अपन ने, ये 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन 6, त्र, ज्ञ और श्र। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके संयुक्त व्यंजन से, इसमें जो हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि सा जो है आपका, इससे पहले कौन सा वर्ण आता है, तो कौन सा वर्ण आएगा, क। याद रखना ये भी आधा है, का हलंत वाला। तो छा जो होता है यह किस किस से मिलके बनता है, क और श। जैसे आप बोलते हो कक्षा, जिसमें किसका उच्चारण होता है, का उच्चारण हो रहा आधा। जैसे रक्षा, तो इसमें भी छा का उच्चारण हो रहा है ना। छा के उच्चारण के साथ साथ इसमें किसका, का उच्चारण भी हो रहा है। त्रा, त्रा किससे मिलके बनता है, त और रा से मिलके बनता है। ज्ञा जो होता है ज और या से मिलके बनता है। श्रा जो होता है शा और रा से मिलके बनता है। इनके सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कि जो छा होता है वह किन 2 वर्णों के मेल से बनता है, या फिर इनसे ये भी पूछ लिया जाता है जी कि जो आपका जो ये वर्ण लास्ट वाला दे देते हैं और इससे पहले वाला पूछ लेते हैं। जैसे शाह हो गया, शाह से पहले क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। यहाँ से पहले क्या आता है, जा आ जाता है। अब नेक्स्ट है आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, इनके और कुछ नाम भी ये भी देख लो। द्विगुण, निर्मित, नए, आगत वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जिनको ऊपर की ओर फेंका हुआ वो होता है आपका उत्क्षिप्त। तो ये कितने हैं, 2 हैं, ड और ढ। अब है नेक्स्ट आपका उच्चारण या स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन जो होते हैं आपके 8 प्रकार के हैं, और सामान्यतः कितने हैं, 5। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ जो आपके प, फ, ब, भ, म, यानी कि जिसमें आपके होंठ जो होते हैं, दोनों होंठ मिल जाते हैं जिन वर्णों को बोलने पर, वो होते हैं आपके ओष्ठ। दंतोष्ठ कौन से होते हैं, जिनमें दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है। जैसे बा, व या फ, इसको क्या बोलेंगे, फ। इसमें फा में नुक्ता लगा हुआ है, इसे याद रखना है। अगर इसमें नुक्ता नहीं होता तो ये क्या होता, दंतोष्ठ नहीं होता। इसी तरह दंत, दंत अपन ने देखे त, थ, द, ध, न, वत्स, इसे मसूड़ा बोला जाता है कि यानी कि जिसमें आपकी जीवान जो होती है बोलते वक्त मसूड़ों से टच हो जाए। न, ल, ज, स। तालव्य, तालव्य या तालु, च, छ, ज, झ, य, और एक 2 वर्ण और हैं य और श।
पूर्व तालव्य, जिसे क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। पूर्व तालव्य का एक नाम और क्या है, मूर्धा। ट ठ ड ढ अण ड ढ और श। कोमल तालव्य, कोमल तालव्य यानी कंठ, इसमें का वर्ण आ जाएगा पूरा, क ख ग घ इंगा। और स्वर यंत्री कौन सा वर्ण है, ह, इसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो होता है ह, इसे स्वर यंत्री वर्ण भी कहा जाता है। इस तरह हमने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हो गए आपके, 8 हो गए। कौन कौन से, ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत, वत्स, तालव्य, पूर्व तालव्य, कोमल तालव्य और स्वर यंत्र। इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है, मूर्धा अपन ने पढ़ लिया है ना, टा वर्ग। कोमल तालव्य कंठ, ये अपन ने पिछले उसमें देख लिया। तालव्य या तालु, इसको भी अपन ने देख लिया है। ओष्ठ भी देखा है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में याद रखना आपको व और फ, जिसमें नुक्ता होता है, इसमें जो जीवान होती है आपकी घिसाती भारी आवाज आती है, फ ज, इस तरह से। स्वर यंत्री हो गया आपका काकल्यव्य, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आप, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर कितने, 8 होंगे। कौन कौन से होंगे प्रयत्न के आधार पर 8, उनको देख लीजिए। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, इसका एक नाम है लुंठित, और एक होता है आपका अर्धस्वर। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोई सा वर्ण दे दिया, जैसे या दे दिया या व दे दिया, और पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार का वर्ण है ना। तो जैसे या और वाह हो गया आपका अर्धस्वर हो गया। अब देखते हैं अपन स्पर्शी। स्पर्शी जो होता है, कौन कौन से होते हैं, अभी अपन ने देख लिए। इसमें जो होगा आपका मूल स्वर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, क से लेके घा तक, टा से लेके ढा, ता से लेके धा और पा से लेके भा तक। संघर्षी व्यंजन यानी कि जिनको बोलने पर जीवान को संघर्ष करना पड़े, स ह ज फ, इस तरह से। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, नासिक या इंगा या अणा ना और मा। पार्श्विक, पार्श्विक कौन सा होता है, ला। पार्श्विक का मतलब क्या होता है कि जिसको बोलने पर हमारी जीभ के दोनों तरफ से हवा निकल जाए, वो होता है आपका पार्श्विक। उत्क्षिप्त या आगत वर्ण अपन ने देखे डा और ढा, इन्हें तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। प्रकंपित या लुंठित, यह आता आपका रा। और जो आपको ये इस तरह का बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसका प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में इधर नहीं होता है, ये मराठी में प्रयोग होता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से, या और वा। तो ये अपन ने देख लिए, प्रयत्न के आधार पर देख लिए, उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिए, और सामान्यता व्यंजनों के प्रकार भी देख लिए। सामान्यता हम कितने देखे थे, 6 देखे थे। उच्चारण स्थान पर 8 देखे थे, और प्रयत्न के आधार पर भी हमने 8 प्रकार देखे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या है, अल्प प्राण क्या क्या होते हैं, अपन ने स्वर में पढ़े थे, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण की गिनती में स्वर भी पूरे आ जाएंगे। महाप्राण, महाप्राण यानी कि जिनसे, जिनके बोलने पर हवा ज़्यादा निकले, वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण देखो कौन कौन से होते हैं, वर्ण का, जैसे कि जितने भी आपके वर्गी हैं, कितने वर्ग हैं आपके व्यंजन के, 5 वर्ग हैं। उनमें से हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा, है ना। और इसके अलावा य, र, ला, वा और ड, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में कौन से आएंगे, दूसरा और चौथा वर्ण। उसके अलावा श, 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 ह और ढ, ये हो गए आपके महाप्राण। इसमें एक बात याद ये रखना है आपको, जो द्विगुण व्यंजन थे आपके ड और ढा, ये दोनों अब यहाँ अलग अलग हो गए। अल्प प्राण में आपका ड और महाप्राण में ढ। अब आता है आपका स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, सघोष और अघोष। सघोष कौन कौन से होंगे, यानी कि पीछे के 3 वर्ण, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, ये क्या कहलाएंगे आपके सघोष।
इसके अलावा य र ल व ह, ड ढ ज, ड ढ ज। और अघोष में पहला और दूसरा यानी कि आगे के दो वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। इसके अलावा श श श और फ। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर आपके द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो दोनों दोनों किस में आ गए? सघोष में आ गए। जबकि जो आपके जो थे श्वास के आधार पर ये दोनों अलग अलग हो गए थे। अल्प प्राण में आपका ड आ गया था और महाप्राण में आपका ढ आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? अरबी फारसी के शब्द कभी कभी पूछ लेता है कि अरबी और फारसी से जो शब्द आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अ, क, ख, ग, ज, फ, यानी कि जो नुक्ता लगा हुआ है और ये अपनी हिंदी में एज इट इज ऐसे कैसे प्रयोग होते हैं। अब आता है आपका या, इंगा, या, अणा, ड और ढ। ये यहाँ वापस द्विगुण व्यंजन आ गए, इनका ध्यान रखना है अपने को विशेष। ये जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते स्वतंत्र? क्योंकि इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं पाए जाते। कौन कौन से वर्ण हैं जो स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं? इंगा, या, अणा, यानी कि आपके जो नासिक के वर्ण हैं 3 ये, और द्विगुण व्यंजन ये 2, मतलब टोटल कितने हो गए आपके? 5 वर्ण ऐसे हैं जो स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग क्या होता है? इनका प्रयोग जो अक्षर होते हैं उनके प्रारंभ में नहीं होता है। द्वित्व व्यंजन से क्वेश्चन बनते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी आपका एक पूरा वर्ण है, जैसे बच्चा, क्या है आपका? बच्चा। बच्चा, तो जो चा आपका क्या है? पूर्ण वर्ण है। इसके पहले उसी वर्ण को आधा कर दिया जाता है, उसे आप द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बच्चा हो गया, खट्टा हो गया, दिल्ली हो गया। ये सीधे एग्जाम्पल में ऐसे दे देते हैं कि जैसे बच्चा है ना, और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, जैसे राम, रमेश, बच्चा। तो आपको बताना है कि इसमें द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो क्या करेंगे? जिसका पूर्ण वर्ण हो और उसके बाद में आधा वर्ण हो वह क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब ध्वनि का क्रम देख लेते हैं। अपन ने स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। ध्वनि का क्रम का मतलब यह है कि ध्वनि जब हम वर्ण उच्चारित करते हैं तो वह किस प्रकार से गति करती है। जैसे कंठ, कंठ के बाद कहाँ जाती है? तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ से बाहर, है ना। इस तरह यह ध्वनि का क्रम है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहले कंठ, उसके बाद तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से दंत और दंत से ओष्ठ। कुछ शब्द ऐसे हैं, इनको देख लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में आ आए उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत शब्द कहा जाता है। यानी कि जिनके अंत में आ आएगा उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। इसी तरह से अगर बड़ा आ जाता है तो उनको क्या कहता है? आकारांत कहा जाता है। ई आए तो इकारांत, बड़ी आए तो इकारांत, ऊ आए तो उकारांत। इसमें भी कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें जो वर्ण रहेगा लास्ट में वह उसी का आरांत रहेगा। जैसे आ से अकारांत हो गया, ऊ से उकारांत हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा वर्ण विचार समाप्त होता है। धन्यवाद।